नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। ठीक 12 घंटे बाद गुजरात की 93 सीटों पर वोटिंग शुरू हो जाएगी। हर पार्टी ने अपने ग्राउंड सोल्जर्स को मैदान में उतार दिया है। वोटर को बूथ तक पहुंचाने की स्ट्रैटेजी पर काम चल रहा है, लेकिन मुस्लिम मोहल्लों में अलग तरह का माहौल बनने लगा है। वोट किसे देना है, मस्जिदों से यह बताने वाले पर्चे बांटे जा रहे हैं। इबादत गाहों में तकरीरें हो रही हैं। ओवैसी अपनी तरफ मुस्लिम वोट का दावा कर रहे हैं, तो कई मौलाना मुस्लिम वोट को एक होने की बात कर रहे हैं। क्या मुस्लिम वोट पोलराइज होगा? मुसलमान एक होंगे तो किसका फायदा करेंगे, किसका नुकसान करेंगे? वोटिंग से ठीक पहले मुस्लिम इलाकों में क्या चल रहा है, समझते हैं इस रिपोर्ट से। खास करके तो एक पर्चा पूरी मस्जिद के अंदर पहुंचा है, उसके तरफ ख़ास तवज्जो देने जैसी हैं। तकरीबन तमाम गोदरा की मस्जिदों के अंदर मुतनब्बे किया जा रहा है। अगर ये उलमा तवज्जो देते रहेंगे तो फिर इस उम्मत की कश्ती को पार लगा देंगे। मक्कारियाँ ही की है पूरी उम्र में, इन्हें क्या मालूम, इन्हें क्या पता। तो मेरे भाइयों, गुजरात की मस्जिदों में ये कैसे पर्चे बांटे जा रहे हैं? कश्ती को बचाएंगे भी यही और कश्ती को गर्क भी यही कर देंगे। मुस्लिम मोहल्लों में क्यों मजमा लग रहा है? मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हिसाब दो पिछले 70 साल का, तुम अपने कैंडिडेट को एहसान जाफरी को नहीं दिला पाए इंसाफ। तुम्हारा कैंडिडेट तुम्हारा एमपी था, उनको तुम इंसाफ नहीं दिला पाए। बिल्किस के ऊपर तुम खामोश रहे। क्यों खामोश रहते हो? हमारा वोट लेकर जनाब मंत्री बन जाते हो, और जब बारी आती है बचाने की तो मुंह मोड़ लेते हो। हमें नहीं चाहिए तुम्हारी दोहरी पॉलिसी। अब हमारा कायद खड़ा हो चुका है, अब हमारा लीडर खड़ा हो चुका है। मुस्लिम मोहल्ले की गलियों में, चौराहों पर क्यों तकरीरें हो रही हैं? क्यों मुसलमानों को भड़काया जा रहा है? अभी आपने देखा होगा इनका मैनिफेस्टो यानी इनके मुद्दे, किन मुद्दों पर ये लड़ेंगे। तो इनके मुद्दे क्या? अब तो वो थे 3 तलाक पर, मस्जिद मंदिर पर। अब जो खदशा था स्पेन के अंदर जो तारीख दोहराई थी, ये इस पॉइंट पर आए। अब हम वक़फ़ की मिल्कत, वक़फ़ की जागीर, मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है वहाँ तक दखलगिरी करेंगे। अरे भाई, हम क्या पढ़ाते हैं तुम्हें क्या लेना देना? हम कोई मुल्क के विरोध में तो कोई बात नहीं पढ़ा रहे। हम पढ़ा रहे हैं तो शरीयत और दीनियात पढ़ाते हैं, और हम अकायद पढ़ाते हैं कि बच्चों के अकायद क्या हैं। अब ये सीधा इनका अटैक इस पर होने वाला है। इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अब की बार हम आ जाएंगे तो हम ये काम करने वाले हैं। और याद रखो, हमारे लिए जितनी हमारी ज़िंदगी है, ज़िंदगी और जान, इसकी हमें कोई परवाह नहीं। ये बिजली है ना, इसकी कोई परवाह नहीं। ये रोड रास्ते, इसकी कोई परवाह नहीं, अगर सीधा अटैक ईमान पर होता है और शरीयत पर होता है। सबसे पहला काम ये होता है हम तमाम का कि हम शायर इस्लाम की हिफाजत करें, दीन के शायर की हिफाजत करें और दीन के अहकाम की हिफाजत करें। सबसे पहले तो हम अपनी ज़िंदगियों में लावें, हमारे घरों में लावें। हम घरों में और ज़िंदगियों से निकालते हैं, इसके बाद ये नापाक रूह पैदा होती हैं जो इस किस्म की हरकतें करती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम अपनी ज़िंदगी में, हमारे घरों के अंदर दीन को ज़िंदा करें, और इसके बाद फिर हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इसके शायर की हिफाजत करें। और हमारे बस में जितनी भी ताकत हो, हमारे बस में कौन सी ताकत है? वोट की ताकत है, और क्या है? उसको हम इस्तेमाल करके ऐसी ताकतों को कि जो मुल्क की भी मुखालिफ हैं और हमारी भी मुखालिफ हैं और हमारे दीन की भी मुखालिफ हैं, इन ताकतों को रोके। सबसे पहले हम अपनी ज़िंदगी में, हमारे घरों के अंदर दीन को जिंदा करें। मौलवी मौलाना बंद कमरों से क्या पैगाम दिए जा रहे हैं? मौलाना ब्रिगेड गुजरात में क्यों एक्टिव हो गई है? ताकत हो
बस में कौन सी ताकत है? वोट की ताकत है, और क्या है? 93 सीट पर वोट बाकी है। सेकेंड राउंड ही गुजरात की सियासी तकदीर को तय करेगा। लेकिन उससे पहले मुस्लिम मोहल्ले से जो रिपोर्ट आई है वो चौंका रही है। हिंदुओं को, मुसलमानों को पोलराइज करने की कोशिश हो रही है। एपी सेंटर गोधरा बना है। क्या गोधरा से ही गांधीनगर का रास्ता निकल रहा है? क्योंकि ओवैसी मुसलमानों को जगा रहे हैं, कांग्रेस मुसलमानों को डरा रही है। आपका भी मुस्लिम मोहल्ले में जोर है। बीजेपी की उम्मीद मुस्लिम वोट के बंटवारे पर टिकी है। उसने भी बोला आम आदमी पार्टी को, मैंने पूछा क्यों? 93 सीट का यही गणित है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसकी पूरी सियासी केमिस्ट्री आपको समझाते हैं। हम आपको वो सैंपल दिखाएंगे जिससे आप समझ पाएंगे कि पोलराइजेशन की बात हम क्यों कर रहे हैं। दूसरे राउंड की कम से कम 10 ऐसी सीटें हैं जहां सीधे सीधे ध्रुवीकरण हो रहा है। गोधरा, जमालपुर खड़िया, दरियापुर, दानी लिमडा, महुदा, मुडासा, बापूनगर, वेजलपुर, बडगाम और सिद्धपुर। यहाँ ध्रुवीकरण की बात क्यों की जा रही है? उसकी वजह है यहाँ का वोट मीटर। गोधरा में 25% मुसलमान हैं, जमालपुर खड़िया में 60%, दरियापुर में 42%, दानी लिमडा में 42%, महुदा में 20%, मुडासा में 20%, बापू नगर में 22%, वेजलपुर में 35%, वडगाम में 27% और सिद्धपुर में 25% मुस्लिम वोटर हैं। इन्हीं सब सीटों पर ओवैसी पतंग उड़ाने का दावा कर रहे हैं। केजरीवाल खाता खोलने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस मुसलमानों को एक रहने की बात कर रही है और बीजेपी मुस्लिम वोट के बंटने का इंतजार कर रही है। हिंदू मुसलमान दोनों को पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले गोधरा चलते हैं, जहां फर्स्ट फेज के बाद मौलाना, मुस्लिम नेता, AIMIM के नेता, कांग्रेस के नेता सबसे ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। उन मुसलमान लीडरों से पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारा जमीन मर चुका है? आज तुम्हारी कौम के ऊपर जो जुल्म ज्यादती की जा रही है, आने वाला वक्त कैसा होने वाला है तुम इसका शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं लोकसभा के अंदर बैठता हूं, मुझे मालूम है कि कैसे कैसे नए नए कानून की सरकार बना रही है, महज अपने जाती मफाद की खातिर। पुल पर कुछ लड़के करके हिला देते, इसलिए पुल टूट गया। ये है गुजरात के विकास का सच। यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ट्रेन को हरी झंडी दिखा के रवाना करते हैं वंदे भारत ट्रेन। ट्रेन आगे बढ़ती है, भैंस से लड़ जाती है तो भैंस नहीं बनती, ट्रेन का इंजन टूट जाता है। ये है गुजरात के विकास का सच। यहाँ के मिनिस्टर सड़कें बनवाते हैं और उद्घाटन के लिए सड़क पर नारियल फोड़ते हैं तो नारियल नहीं फूटता, सड़क टूट जाती है। ये है गुजरात के विकास का सच। दरअसल जो मैसेज गोधरा से जा रहा है वही गुजरात की पूरी 93 सीट पर जा रहा है। गोधरा में 25% मुसलमान हैं, लेकिन यहाँ मौजूदा बीजेपी का विधायक है। ऐसे में कांग्रेस, आप और ओवैसी का सारा जोर 25% मुस्लिमों पर है। हिंदू वोट के साथ साथ अगर मुस्लिमों का एक मुश्त वोट आ जाता है तो बीजेपी पर ब्रेक लग सकता है। इसीलिए ओवैसी विरोधी ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। लेकिन वोटिंग से ठीक पहले गोधरा से बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है। सबकी हवा चल रही है, सब पार्टी वाली की हवा चल रही है। सबसे ज्यादा किसकी हवा है? सब ज्यादा ही है, किसी ऐसे नहीं। सब पार्टी सब ये कांग्रेस वाला, भाजपा वाला ऐसा ही है। सब पार्टी वाला आता है, सब प्रचार करता है। अच्छा, जनता का काम कोई करता है? जनता का काम तो करते हैं ना, सभी पार्टी, जब भी पार्टी है जनता का काम करती है। असर सुनाई देता रहेगा कि इसके फेवर में है, उसके फेवर में है। सरकार कोई भी बने, चाहे मैं तो बोलूँ चाहे कांग्रेस की बने, चाहे भाजपा की बने, चाहे आम आदमी पार्टी की, लेकिन गुजरात के लोगों को राहत मिलनी चाहिए। हर चीज़ पे महंगाई है अभी हर चीज़ पे महंगाई है। अभी ये ऑटो है, इसमें 74 रुपये चल रहा है, जब पहले 50 रुपये 55 रुपये था,
अभी भाव बढ़ गया, लेकिन अब हम पूरा दिन ऑटो चला चला के पूरा हमारा गुजारा करते सर। तो अपने तो सरकार चाहे कोई भी, चाहे बड़ी बने चाहे छोटी बने, अपने को हर चीज़ से महंगाई से थोड़ा नीचे उतरना है, गिरावट करनी है। अच्छा, तो आपको लगता है कि महंगाई बड़ा मुद्दा है? बहुत बहुत महंगाई बहुत है भाई सर। तो आपका जो कल वोट गिरेगा वो महंगाई पे गिरेगा किसी और मुद्दे पे? अब वो सर, वो तो सरकार के ऊपर डिफेंस पड़ता है, अपन तो आम आदमी है, कैसे बोल सकते हैं। अच्छा, जो भी होगा अच्छा यार नहीं आना चाहिए। यहाँ पे पतंग वाले भी आए हैं पहली बार, आपको लगता है पतंग का कुछ होगा यहाँ पे? पतंग का तो अभी अपन नहीं बोल सकते, अभी तो यहाँ पे तो सिर्फ दोनों चलती है यहाँ पे तो। मुस्लिम वोट बंटने का खेल हो रहा है, ओवैसी ही वोट काट रहे हैं। इसीलिए मौलानाओं की एक और ब्रिगेड जो मुस्लिम वोट बंटने के खेल को रोकने में लगी है। कितना खड़ा किया है? 13 सीट कितनी है? 182। अब मान लीजिए कि 13 का 13 जीत के चला जाए, मान लीजिए 13 का 13 जीत लिए। अब गए गांधीनगर विधानसभा में, अब आपने कांग्रेस से भी दुश्मनी मोल ली, बीजेपी से तो है ही अवाम का, अब उनका है कि नहीं अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन अवाम का तो है। अब जाहिर बात है ये 13 जो आवाज उठाएंगे तो सपोर्ट कौन करेगा? बोलिए। तो उस लिहाज से फिर कौन बेहतर है? उस लिहाज से बेहतर यह है कि भाई जो ज्यादा सीट लेके आता है, जो कम से कम आवाज उठाए, तो उसकी आवाज का कुछ न कुछ असर हो। तुम्हारे 13, एक तो 13 जीत नहीं सकते, समझ गया, मान लो 2, 4, 5 जीत के आ गए, तो उसकी आवाज कैसे होगी? ऐसी ही होगी जैसे सदाए बाजगश्त, यानी बोले और हवा में उड़ गई। क्या वैल्यू होगा उसका? अरे आज तो हजारों का भी वैल्यू नहीं है। 3 तलाक पे पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जो है लिख के दिया, भाई हमारे मजहब का मसला है, इसमें दखल मत दो। फिर भी हमारे सुप्रीम कोर्ट और हमारे प्रधानमंत्री ने उसके खिलाफ जो है कानून बनाया। नहीं तो उस हिसाब से आप हमारी सुनने वाला कौन है? आप जो नंबर्स की बात कर रहे हैं उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा जो गुजरात के अंदर तो भाई 2 ही पार्टी है। मेरे 40 साल हो गए, बीच में थोड़ा बहुत तीसरी पार्टी निकली, लेकिन वो 6 महीने साल भर में ठंडी पड़ गई। तो मैंने यहाँ की आवाम का मिजाज देखा है कि वो तीसरी पार्टी को स्वीकार नहीं करते। तो जब 2 ही पार्टी है तो दोनों में से जो आपके लिए भला हो उसको सपोर्ट करके जिता दो। पोलराइजेशन का दूसरा सबसे बड़ा सैंपल जमालपुर खड़िया से आया है। जमालपुर खड़िया में 60% मुस्लिम है। यहाँ के AIMIM के कैंडिडेट साबिर काबलीवाला गुजरात AIMIM के अध्यक्ष भी हैं। इनकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 2017 में कांग्रेस को सपोर्ट किया था तो कांग्रेस के इमरान खेड़ा जीत गए थे, जबकि 2012 में निर्दलीय के टिकट पर ये खुद लड़े थे तो बीजेपी का गैर मुस्लिम कैंडिडेट भी जीत गया था। सबसे ज्यादा ओवैसी को इसीलिए यहीं से उम्मीद है। बस इतना जान लीजिए, साबिर की जीत के लिए आंसू तक ओवैसी ने निकाल दिए थे और इस बार यहाँ पर ओवैसी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन मुस्लिम वोटर्स का पैटर्न कहता है कि वोटिंग के कुछ घंटे पहले ही वोटर किसको वोट देना है डिसाइड करता है। वैसे ओवैसी के आंसू गिरने के बाद यहाँ का माहौल ओवैसी हो गया था, लेकिन अब वोटिंग के ठीक पहले जमालपुर के मुसलमानों का मूड क्या है? अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि पब्लिक किधर बैंड मार रही है वो कल सुबह पता चलेगा। वो सुबह क्या होता है, सब निकलेंगे, भाई इसको दो, वो बोलेगा उसको दो, जो बड़े इंसान बोलेंगे तो वो उसमें चालू हो जाएगा। बड़े इंसान कब बोलते, कौन है बड़े इंसान? वो नहीं बता सकता। अच्छा, जो भी है वो कल पता चलेगा। तो कितने बजे बताते हैं वो कि इनको वोट देना चाहिए, उनको वोट देना चाहिए? 12 बजे के आसपास। अच्छा, दोपहर को 12 बजे कल? हाँ। अच्छा, पब्लिक कहना है पतंग में जा रही है या कांग्रेस में जा रही है तो वो कल सुबह ही पता चलेगा। साबिर भाई जो है उनकी हवा है, कुछ कह रहे, जैसे आप भी कह रहे कि इमरान भाई की हवा है। आप लोग तय कर लिए हैं कि किसके पक्ष में जाना है या फिर अभी भी आप लोग के पास लोग आ रहे हैं? तो तय कर लिया इमरान खेड़े वाले को वोट देने का। कल खुल्लम खुल्ला साबिर भाई काबली वालों को ओपन कर दिया कि CR पाटिल से मिले हुए है, 3 मरतबा फोन पे बात हुई है, वो वीडियो आई है हमारे पास। दिखाइए जरा, है दिखाइए जरा। डाउनलोड नहीं करी, दिखाइए जरा, दिखाइए। डाउनलोड नहीं करी है मेरे पास, मोबाइल में डाउनलोड नहीं करी। क्या कोई मैसेज भी है आप लोग के पास कि भाई इनके उन्होंने ऐसा किया है? मैंने डाउनलोड नहीं करे लियो, बरोबर है,
मैंने डाउनलोड नहीं करे लिए, मैंने शायद डाउनलोड करी होती तो मैं आपको बता था, पर मैंने डाउनलोड नहीं करी है। अच्छा, तो ये कौन बता रहा है कि उनकी मीटिंग वगैरह हुई है? ये बताने वाले बता रहे ले, आप भी देखो, आपके पास भी मैसेज आए होंगे। वे सब इतने बड़े बैरिस्टर होने के बावजूद उनको ये समझ नहीं पड़ती कि हम किस में फाट फूट नकवा रहे हैं। जबकि यहाँ पे गुजरात जमालपुर और खाड़िया में ऐसा है कि 61% नॉन मुस्लिम है और 39% मुस्लिम है। अब मुस्लिम में तुम इससे फाट फूट पड़वाओगे तो जाहिर है कि सीधा सीधा भाजपा बाहर आ रहे हैं। इसलिए ओवैसी साहब तो आके उन्होंने गलती किया है। ओवैसी ने अकेले ने दुआ मांगी साबिर के लिए, हम 15 जनों ने दुआ मांगी उसको आने कराने के लिए साबिर को, तो हमारी कबूल पहले होगी ना, ओवैसी की अकेले की होगी। हम 15 आदमी ने साथ में मांगी दुआ तो हमारी पहले कबूल होगी 15 आदमी की, ओवैसी की अकेले कहाँ से होगी? उसको हैदराबाद कहना संभाल लो आप चाचा, वहाँ पर ही रहो, यहाँ पर मत आओ। मुसलमानों को हराने जाकर इतने तुम होशियार और समझदार थे तो एलिट ब्रिज जाना था, मणिनगर जाना था, वेजलपुर जाना था, वहाँ से उम्मीदवार लड़ाने थे और वहाँ जीत कर आना था। या क्या मुसलमान कैंडिडेट गयासुद्दीन को हराना है तुम्हारे, मस्सी पटेल को हराना है तुम्हारे बाबूनगर में जाके, यहाँ पर इमरान खेड़ा वाला को हराना है, वहाँ पे जाके दाड़ा लिमड़े शैलेश परमार को हराना है। तुम्हारे आदमी भी तो सब फूटे सब पैसे लेके बैठ गए। दाढ़ी लिमड़े का उम्मीदवार देखो आज है कोई प्रचार में तुम्हारे पास? पतंग के हुए। कांग्रेस के इमरान खेड़ावाला तो कह रहे हैं कि जीत उन्हीं की होगी, लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट को पूरी उम्मीद है कि वोट बटेगा और जीत का फीता बीजेपी का कटेगा। जमालपुर खाड़िया का जो मतदार है हमारा, वो बहुत समझदार है कि हमको कहाँ वोट देना है। 2012 के अंदर लोगों ने भूल की थी। साबिर भाई काबलीवाला निर्दलीय लड़े थे, भूषण भाई भट्ट बीजेपी से लड़े थे और समीर खान पठान कांग्रेस से लड़े थे। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को जिताने में साबिर भाई का बड़ा रोल रहा। आज सिचुएशन वही है, तो लोगों को वो 2012 वाली बात याद है। तो समझता हूँ मैं कि ये भूल दोबारा जमालपुर खाड़िया के हमारे हिंदू मुस्लिम समाज के लोग नहीं करेंगे। 8 तारीख को 8 दिसंबर को जब रिजल्ट आएगा, जब ओवैसी साहब अगर यहाँ हो तो अच्छा है। मैं उनको अभी से दावतनामा देता हूँ कि 8 तारीख के दिन ओवैसी साहब हैदराबाद से खास अहमदाबाद गुजरात के लिए आ जाए और खास करके जमालपुर खाड़िया की ये सीट का नतीजा देखने के लिए आए। मैं उनसे अभी से इन्हें उनका ये आमंत्रण देता हूँ उनको कि उनको आना चाहिए। उनका तो जो जिस तरह से मामला रहता है, भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ उनको भेजती है वहाँ पर उनको हेलीकॉप्टर भी दिया जाता है, उनको सब सिक्योरिटी भी दी जाती है, एस्कॉर्ट पायलट तमाम सुविधा से उपलब्ध किया जाता है। उनका काम यही है कि कांग्रेस के सेक्युलर वोट है उनको विभाजन करो और भारतीय जनता पार्टी को फायदा करो। विधानसभा क्षेत्र में क्या लगता है कितना असर होगा उसका? तो निश्चित रूप से आपने भी देखा मोदी मई अहमदाबाद बन गया और जो लोग कहीं मत देने का मन लगाकर बैठे थे तो कल उन्होंने मन बदल दिया। अगर देश में मत देना चाहिए तो मोदी जी को देना चाहिए, भाजपा को देना चाहिए। ये मन बदला है और कल 5 तारीख को वो मत निश्चित रूप से भाजपा को देंगे। कोई किसी को आने के से हमको फायदा होगा ये हम नहीं सोचते हैं। ये कांग्रेस बहाना बता रही है। कांग्रेस के पास बहाना था, पहले एक बहाना था ईवीएम का, आज मन बना वो बता रहे हैं कि हम हारने वाले हैं। तो इसकी वजह से हारने वाले अपने मन को ये शांत करने के लिए और लोगों को बीच में ये टूटती हुई लघुमती वोट बैंक को बचाने के लिए ये बात बता रही है। करीब 10 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट इधर या उधर हुआ तो बीजेपी की गाड़ी चल निकलेगी। ओवैसी की निकले न निकले, लेकिन कांग्रेस की गाड़ी जरूर फंस जाएगी। वैसी ही एक सीट है दानी लिमडा, जहां 42% मुस्लिम हैं। यहां मुस्लिम दलित फैक्टर रिजल्ट डिसाइड करता है। अब तक दलित वोट कांग्रेस और बीजेपी में बंटता था और कांग्रेस को मुस्लिम वोट मिलता था, इसलिए कांग्रेस अब तक आसानी से यहां जीतती आई है। लेकिन इस बार दानी लिमडा से ओवैसी ने बड़ा कार्ड खेला है। हिंदू दलित महिला कौशिका परिवार को टिकट दिया है, जिसके बाद कांग्रेस का गणित गड़बड़ाता नजर आ रहा है और ओवैसी के इस कार्ड का जवाब कांग्रेस को नहीं सूझ रहा। लेकिन मुस्लिम वोट को एक करने में जुटे मौलानाओं को इसके पीछे बीजेपी को फायदा दिलाने वाली ओवैसी की सियासत नजर आ रही है। गवाही देना ये भी शरीयत में हराम है। सबसे ज्यादा तकलीफ में कहाँ के मुसलमान हैं? आप जो कह रहे हैं आसाम, जग जाहिर है भाई। उसको जो है बांग्लादेशी करार दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, बेचारे कैंपों में है, क्या है, ये सबूत लाओ, वो सबूत लाओ, न फला, हर तरह से उनको परेशान। अगर आपको कौम की हमदर्दी है तो वहां कितनी मर्तबा गए,
कितनी मर्तबा गए आप बंगाल में इलेक्शन लड़ने जाते हैं, अब बंगाल के बगल में आसाम है, वहां क्यों नहीं जाते भाई? आप बिहार में इलेक्शन लड़ते हैं, उड़ीसा क्यों नहीं जाते हैं? आप यूपी में इलेक्शन लड़ते हैं, उत्तराखंड में क्यों नहीं जाते हैं? पंजाब में क्यों नहीं जाते हैं? हिमाचल में क्यों नहीं गए? नहीं, अभी तो गुजरात की बात कीजिए। अरे भाई नहीं, हमदर्दी का मतलब यह है कि हम हर जगह जाएं। दूसरे फेज के चुनाव में ध्रुवीकरण से गुजरात का सियासी समीकरण बदल सकता है। उसके कुछ और सैंपल हैं। दरियापुर यहां 42% मुसलमान हैं। कांग्रेस के कारपोरेटर यहां हिंदू हैं, जो कांग्रेस को हिंदू वोट दिलाते आए हैं। ये कारपोरेटर हिंदुओं के करीब 20 से 25% वोट कांग्रेस को दिलाते आए हैं। साथ ही साथ मुस्लिम वोट यूनाइट रहता है। लेकिन इस बार ओवैसी और आप की तरफ से अगर मुस्लिम वोट बटा तो बीजेपी का फायदा तय है। ऐसी ही एक सीट है बापूनगर, जहां 22% मुसलमान हैं। मुस्लिम वोटर कांग्रेस के सपोर्टर रहे हैं। एआईएमआईएम के कैंडिडेट शाहनवाज खान ने नॉमिनेशन वापस लेकर कांग्रेस की राह आसान कर दी है। वेजलपुर में 35% मुसलमान हैं। यहाँ भी बीजेपी की कोशिश है कि हिंदू वोट एक तरफा पड़े और मुस्लिम वोट बटे, जो इस बार यहाँ होता नजर भी आ रहा है। महुदा में 20% मुस्लिम हैं। ये ट्रेडिशनली कांग्रेस की सीट है। यहाँ मुस्लिम, क्षत्रिय, ओबीसी सब कांग्रेस के पुराने सपोर्टर हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार इतिहास बदलेगा, मुस्लिम वोट बटेगा और बीजेपी का कमल खिलेगा। मोडासा में 20% मुसलमान हैं। ओवैसी की टीम ने यहाँ बड़ी मेहनत की है। अगर यहाँ मुसलमान बटा तो कांग्रेस को नुकसान होगा। बडगाम में 27% मुसलमान हैं। इस सीट पर मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन काम करता है। कांग्रेस के जिग्नेश मेवाणी विधायक हैं और टिकट भी उन्हें मिला है। लेकिन इस बार मुस्लिम दलित वोट पर बीजेपी ने पुराने कांग्रेसी को टिकट दिया है, जो दलित हैं। अगर दलित मुस्लिम वोट बढ़ गए तो जिग्नेश की राह मुश्किल और बीजेपी की राह आसान हो सकती है, क्योंकि आप और ओवैसी के आने के बाद यहाँ की लड़ाई चौतरफा हो गई है। सिद्धपुर में 25% मुसलमान हैं। यहाँ मुसलमान कांग्रेस का कोर वोटर रहा है, लेकिन इस बार यहाँ भी आप और एआईएमआईएम जोर लगा रही है। मुस्लिम वोट बटा तो बीजेपी यहाँ भी अपनी सीट निकाल सकती है। गुजरात के सेकेंड फेज के चुनाव में कल 14 जिलों की 93 असेंबली सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन असेंबली सीट्स पर 2,51,00,000 वोटर हैं। इनमें सबसे खास मतदाता हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कल सुबह अहमदाबाद के रानीप इलाके में मतदान करेंगे। मतदान करने के लिए प्रधानमंत्री आज ही अहमदाबाद पहुंच गए। प्रधानमंत्री का पोलिंग बूथ साबरमती विधानसभा में आता है, जो बीजेपी का गढ़ रहा है। लेकिन 2001 में इस असेंबली सीट पर हुए चुनाव का ऐसा रिजल्ट आया था जिसने गुजरात ही नहीं पूरे देश की सियासत बदल दी थी। गुजरात चुनाव में नरेंद्र मोदी के मतदान की कितनी इंपॉर्टेंस है, साबरमती विधानसभा गुजरात की राजनीति में क्या अहमियत रखती है, इन सवालों के जवाब देखिए इस रिपोर्ट में। विधानसभा सीट साबरमती, लोकसभा सीट गांधीनगर, जगह राणिप, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट, पोलिंग बूथ निशांत स्कूल। ये वो एड्रेस है, ये वो ठिकाना और पता है जिस पर कल पूरे देश की निगाह होंगी। जब गुजरात सेकंड राउंड की 93 सीटों के लिए वोटिंग कर रहा होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी पोलिंग बूथ पर मतदान करेंगे। मोदी अपना वोट किसको देंगे, इसका जवाब तो बहुत आसान है, लेकिन गुजरात में वोटिंग के समय नरेंद्र मोदी के साबरमती के इस पोलिंग बूथ पर मौजूदगी का यकीनन गहरा असर होगा। वो आपके लिए जानना जरूरी है। पोलिंग बूथ में मोदी की मौजूदगी से वोटर एनर्जाइज होंगे। बीजेपी के पोलिंग एजेंट्स का हौसला बढ़ेगा। कैंडिडेट्स के फेवर में माहौल बनेगा। बीजेपी के लिए ओवरऑल फेवरेबल सिचुएशन बन जाएगी। अहमदाबाद की साबरमती सीट सिर्फ नरेंद्र मोदी का पोलिंग एरिया नहीं, यह गुजरात पर बीजेपी की पकड़ का सिंबल है। गुजरात में बीजेपी के चौथाई सदी से भी लंबे शासनकाल का राज इसी इलाके में छुपा है। कल नरेंद्र मोदी जहां पर वोट डालेंगे वो साबरमती सीट उस गांधीनगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में आती है जहां से अमित शाह सांसद हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी का कल वोट डालना और भी सिंबॉलिक हो जाता है। मोदी जब अपना वोट डालने साबरमती अहमदाबाद आते हैं तो एक उत्सव का माहौल बन जाता है। मतदाता हों, बीजेपी के पोलिंग एजेंट्स हों या फिर पार्टी के कैंडिडेट,
सब में एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह भर जाता है। 2014 में नरेंद्र मोदी ने इसी पोलिंग बूथ पर वोट डालकर देश की सत्ता में बीजेपी की वापसी कराई थी। जाहिर है इस बार जब बीजेपी गुजरात विधानसभा चुनाव में जीत का नया रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रही है तो मोदी के वोट डालने का सियासी सिंबोलिज्म और बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वोट अहमदाबाद की साबरमती विधानसभा क्षेत्र के रानीप इलाके में रजिस्टर्ड है और हर चुनाव में वो यही निशान स्कूल में अपना वोट डालने के लिए आते हैं। और आपको बता दें कि जब मोदी यहाँ वोट डालने आते हैं तो यहाँ का माहौल देखने लायक होता है। हजारों की भीड़ सड़क के दोनों ओर उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ती है, उनका स्वागत करने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए उमड़ पड़ती है। और यहाँ का जो तैयारियां यहाँ पे चल रही हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुबह जब वो वोट डालने आएंगे तब किस तरह का माहौल यहाँ पर होगा। और वैसे भी आपको बता दें मोदी का यहाँ पर इस तरह से आकर के वोट डालना अपने आप में जो वोटर्स हैं, तमाम वोटर्स जो गुजरात के हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए एक बहुत बड़ा सिंबॉलिज्म है। इस बार मोदी आज शाम को ही अहमदाबाद आ गए हैं और सुबह वोट डालने से पहले उन्होंने बीजेपी के नेताओं के साथ तमाम 93 सीट्स जो सेकंड फेज में चुनाव होने वाला है उसके बारे में चर्चा की और उन्हें बताया कि कैसे इसे बीजेपी के फेवर में सेट करना। और जहां तक वोटर्स को मोटिवेट करने की बात है, 2 दिन पहले उन्होंने अहमदाबाद में लगातार 2 रोड शोज किए हैं ताकि वोटर चार्ज हों, मोटिवेट हों, घर से बाहर निकलें। और दूसरे रोड शो के बाद रोड शो के अंत में जो सभा उन्होंने की उसमें भी जो युवा वोटर्स हैं, जो यंग वोटर्स हैं, उनसे भी बड़ी संख्या में बाहर निकल करके वोट डालने की अपील की थी। फर्स्ट टाइम वोटर છે એમને મારો વિશેષ આગ્રહ છે કે તમે આ વખતે મતદાન તમારી જિંદગીના 25 વર્ષ સ્વર્ણિમ એ ઉત્તમમાં ઉત્તમ જાય એવી રીતે ભાજપના કમળને વોટ આપજો। હું તમને ગેરંટી આપું છું તમારા ઉજ્જવળ ભવિષ્યની। ભાઈઓ બહેનો, આજે જે ચારે તરફ વાતાવરણ છે તમે જ્યાં જાઓ ત્યાં એક જ વાત સંભળાય, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। भाइयों बहनों, गुजरातનો એક મંત્ર રહ્યો છે, દેશના વિકાસ માટે ગુજરાતનો વિકાસ। नरेंद्र मोदी साबरमती के रानीप एरिया में तब से वोट डालते आ रहे हैं जब वो न सीएम थे और न ही पीएम। सूबे के एक आम नागरिक और बीजेपी कार्यकर्ता से मोदी गुजरात के सीएम बने और फिर देश के प्रधानमंत्री। लेकिन साबरमती के रानीप इलाके में वो हर चुनाव में वोट डालने आए। 2017 के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर यहां मतदान करने आए थे। रानीप में नरेंद्र मोदी के बड़े भाई सोमभाई मोदी का घर है। मोदी का वोट इसी एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। 2001 में मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद से उनका पोलिंग बूथ पूरे गुजरात में मशहूर हो गया। जब 2014 में पीएम कैंडिडेट के तौर पर मोदी ने यहां वोट डालने के बाद मीडिया से बात की तो विवाद हो गया। कांग्रेस ने मोदी पर पोलिंग कोड के उल्लंघन का आरोप लगाया। कहा मोदी ने पोलिंग बूथ के 100 मीटर के दायरे के भीतर रहकर मीडिया से बात की। तब पत्रकारों ने मेजरिंग टेप लेकर पोलिंग बूथ से उस जगह की दूरी मापी थी जहां खड़े होकर मोदी ने मीडिया से बात की थी। आखिर में चुनाव आयोग ने मोदी को क्लीन चिट दे दी थी। चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी हमेशा इलेक्शन कमीशन के नियमों का पालन करते हैं। इस बार सेकंड राउंड की वोटिंग से पहले नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद और गांधीनगर की 21 सीटों पर 2 दिन रोड शो किया। दोनों ही दिन मोदी के प्रोग्राम चुनाव आयोग के तय समय के भीतर खत्म हो गए। दूसरे दिन रोड शो के बाद प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में इस बार की आखिरी चुनावी रैली की जो रात 9 बजे से पहले खत्म हो गई। वक्त और नियमों के पाबंद मोदी अपने अनुशासन से भी जनता को मैसेज देते हैं, बहुत सोच समझकर वोट डालने का। ગુજરાતના લોકો, અહીંના ઉદ્યમીઓ, અહીંના કારોબારીઓ દશકો જૂનો કોંગ્રેસનો એમને અનુભવ છે। દેશની અર્થવ્યવસ્થાને કેટલી હાનિ પહોંચાડેલી છે એ જાણકારો જાણે છે। 1947માં
જ્યારે આપણો દેશ આઝાદ થયો ત્યારે દુનિયાની અર્થવ્યવસ્થામાં આપણે 6ઠા નંબરે હતા. 2014માં જ્યાં સુધી કોંગ્રેસ રાજ કરતી थी આપણે 10મા નંબરે પહોંચી ગયા હતા. 70 વર્ષમાં કોંગ્રેસે જે નીતિઓ બનાવી વધારે સમય એમને જ રાજ કરવા મળ્યું અને એનું પરિણામ એ હતું કે દેશની અર્થવ્યવસ્થા કોંગ્રેસના કાળમાં 6 થી 10 પહોંચી ગઈ હતી. કોંગ્રેસનો સમય પરિવારવાદ, तुष्टिकरण, हजारों करोड़ना गोटाळा, लाखों करोड़ना गोटाळा एमां ज गयो. 2014 आपे मने आदेश आप्यो, हूँ दिल्ली गयो, भाजपनी सरकार बनी अने सौनो साथ सौनो विकासना मंत्र साथे देश में एक नवी चेतना लावવાનો प्रयास कर्यो. साबरमती सीट में अगर नरेंद्र मोदी का पोलिंग बूथ है तो यह इलाका अमित शाह का है. शाह गांधीनगर से सांसद हैं और इस बार बीजेपी ने इस सीट से 2 बार विधायक रहे अरविंद पटेल का टिकट काटकर नए चेहरे हर्षद पटेल पर दांव आजमाया है. हर्षद कैंडिडेट भले नए हों मगर बीजेपी के वो पुराने आदमी हैं. हर्षद पटेल 1998 से बीजेपी के लिए काम करते रहे हैं. हर्षद उस वक्त से अमित शाह के इलेक्शन एजेंट रहे हैं जब अमित शाह गुजरात की सबसे बड़ी असेंबली सीट सरखेज से चुनाव लड़ते थे. 1998 में उन्होंने गांधीनगर से पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के पोलिंग एजेंट की भी जिम्मेदारी निभाई थी. हर्षद भाई ने 2017 के विधानसभा चुनाव में भी अमित शाह से साबरमती सीट से टिकट मांगा था, लेकिन तब बीजेपी ने अरविंद पटेल को दोबारा मौका दिया था. गुजरात की सबसे बड़ी असेंबली सीट सरखेज में अमित शाह के लिए 11 लाख वोटर्स और 1074 पोलिंग बूथ संभालने का तजुर्बा इस बार हर्षद पटेल के काफी काम आने वाला है. अब तक पर्दे के पीछे से एक्टिव हर्षद पटेल इस बार लाइमलाइट में हैं. उनकी जीत पर कोई शक कैसे कर सकता है जब खुद प्रधानमंत्री उनके इलाके में वोट डालने आने वाले हों, क्योंकि साबरमती सीट हमेशा से ही राइट विंग पॉलिटिक्स का गढ़ रही है. बीजेपी के लिए यह गुजरात की सबसे सेफ सीटों में से एक है. जिस साबरमती सीट से नरेंद्र मोदी रजिस्टर्ड वोटर हैं, वहां 1962 से अब तक 12 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं. इनमें से 6 बार बीजेपी जीती तो 4 बार कांग्रेस, 1 बार स्वतंत्र पार्टी और 1 बार जनता दल ने बाजी मारी है. वैसे साबरमती की यही सीट थी जहां 2001 के बाईपोल में बीजेपी की हार ने देश के इतिहास में नया पॉलिटिकल चैप्टर जोड़ा था. लेकिन जिस इलाके में नरेंद्र मोदी वोट डालते हैं वहां के लोग कांग्रेस के खिलाफ जाने में ज्यादा यकीन रखते हैं. 1962 में जब यह सीट अस्तित्व में आई तो पहला चुनाव सी राजगोपालाचारी की स्वतंत्र पार्टी ने जीता था. सी राजगोपालाचारी आजाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे. कांग्रेस की समाजवादी सियासत से तंग आकर जब राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी बनाई तो साबरमती के लोगों ने पहली बार अपना राइट विंग रुझान दिखाया था. 2001 में जब साबरमती जैसी सेफ सीट पर बीजेपी उपचुनाव हार गई तो आडवाणी ने नरेंद्र मोदी को गुजरात की कमान देने का फैसला किया था. गुजरात की सियासत में नरेंद्र मोदी की री एंट्री का साबरमती विधानसभा क्षेत्र के साथ एक गहरा नाता है. आपको बता दें 2001 आते आते बीजेपी की पकड़ जो है गुजरात पे वो काफी कमजोर होने लगी थी और केशुभाई पटेल के नेतृत्व में पार्टी तमाम जो जिला पंचायत और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इलेक्शन थे वो हार चुकी थी. पार्टी को सबसे बड़ा शॉक तब लगा जब अपनी सेफेस्ट सीट साबरमती पे भी बाईपोल जो हुआ था उस पे भी बीजेपी हार गई थी कांग्रेस के नरहरि अमीन के सामने. और उसके बाद एक बार फिर पार्टी को मजबूत करने के लिए राज्य की कमान नरेंद्र मोदी के हाथ में सौंपी गई. आपको बता दें आलम यह था कि जब उन्होंने अपना बाई इलेक्शन लड़ा उसके साथ ही बड़ौदा में सयाजीगंज की सीट पर भी बाई इलेक्शन हुआ था और वो भी सेफेस्ट सीट थी, वो भी बीजेपी हार गई थी. तब नरेंद्र मोदी ने दोबारा से पार्टी को रीसेलेक्ट करने का, दोबारा से पार्टी को खड़ा करने का जो पूरा बीड़ा हाथ में उठाया. धीरे धीरे परिस्थिति ये बनी कि आज साबरमती सीट जो है वो बीजेपी की एक बार फिर सबसे सेफ सीटों में से एक मानी जाती है. प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पर पूरे देश की जिम्मेदारी है, लेकिन वो अपनी माटी, अपनी मातृभूमि और लोकतंत्र के प्रति अपने कर्तव्य को कभी नहीं भूले. इसीलिए हर चुनाव में एक नागरिक के तौर पर सबसे बड़े कर्तव्य का पालन किया, अपना वोट डाला. एक और जिम्मेदारी जो मोदी हमेशा निभाते आए हैं
वो है अपनी मां के प्रति एक बेटे की जवाबदेही। अहमदाबाद आने पर नरेंद्र मोदी मां से मिलते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। गुजरात में दूसरे दौर के मतदान से पहले नरेंद्र मोदी आज शाम को जब गांधीनगर पहुंचे तो सबसे पहले अपनी मां से मिलने गए, उनकी दुआएं ली। चुनाव में वोटर के आशीर्वाद से पहले प्रधानमंत्री ने मां के चरण छूकर उनका स्नेह पाया। ये इमोशनल तस्वीर ही आम लोगों की नजर में नरेंद्र मोदी को बेहद खास बना देती है। वोटर के बीच उनकी अपील कई गुना बढ़ा देती है। मोदी की मां हीराबा ने उन्हें जो संस्कार दिए, उन्हीं की बदौलत आज मोदी देश के सर्वोच्च पद पर होते हुए भी अपनी जमीन से जुड़े हुए हैं। नरेंद्र भाई बहुत कम समय मां के पास रहे, लेकिन मां के श्रम से भरे जीवन का दर्शन वो सीखते रहे। मां की आध्यात्मिक कोख से वो कभी अलग नहीं हुए। विचार की नाल शाश्वत जुड़ी रही। मोदी कहीं भी रहे, मां हमेशा साथ रहती है। जिस मां ने मोदी को यह संस्कार दिए, वो हीराबा भी कल लोकतंत्र के महायज्ञ में अपने वोट की आहुति देंगी। 5 तारीख को गुजरात में आखिरी फेज का चुनाव होना है। ऐसे में प्रधानमंत्री का दिल्ली से चल के आना, उनकी माताजी से मिलना, वो एक बड़ा मैसेज, बड़ा संदेश जो है वो गुजरात के मतदाताओं में देता है। 40 मिनट तक प्रधानमंत्री यहाँ पे रहे और प्रधानमंत्री के आने की खबर जैसे ही आसपास में इलाके में लगी, लोगों ने सड़क के किनारे जो है वो जमावड़ा कर लिया था। लोग जमा हो गए थे। प्रधानमंत्री ने भी किसी को निराश नहीं किया, गाड़ी की रफ्तार बेहद धीमी रखी और सबको हाथ हिलाया, सबका अभिवादन स्वीकार किया। हीराबा गांधीनगर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र इलाके में रहती हैं वो, और यहाँ पर प्रधानमंत्री के छोटे भाई पंकज मोदी के साथ रहती हैं और पास के ही पंचायत स्कूल में वो वोट देने जाती हैं। वहीं प्रधानमंत्री साबरमती इलाके में अपना वोट डालते हैं। मां गांधीनगर दक्षिण में अपना वोट डालेंगी। जब दुनिया मां बेटे की जुगलबंदी को चुनाव के महापर्व में, लोकतंत्र के महापर्व में देखेगी तो जरूर प्रेरित होगी और चुनाव का जो परसेंटेज है, वोटिंग का परसेंटेज है, वो जरूर बढ़ेगा। गुजरात में पिछले 27 साल से बीजेपी का राज है। इसमें से 13 साल नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री रहे और पिछले 8 साल से भी ज्यादा वक्त से देश के प्रधानमंत्री हैं। मां और माटी से उनका कनेक्ट गुजरात के वोटर के दिल की गहराइयों तक बसा हुआ है। कल जब गुजरात अपनी नई सरकार चुनने के लिए वोट करेगा तो मतदान की कतार में मोदी सबसे आगे खड़े होंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।